नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा अब इंटरनेट की दुनिया तक फैल गया है। अब किसी को इंटरनेट पर कोई पोस्ट डालने भर के लिए पुलिस फौरन गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए आईटी एक्ट की धारा 66A को सिरे से रद्द कर दिया है और साथ ही इसको असंवैधानिक भी बताया। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जनरल पब्लिक इंटरेस्ट या फिर आम लोगों की भलाई के मद्देनजर भी फ्री स्पीच को नहीं दबा सकती। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जो काम सरकार को करना था वो अदालत ने किया? क्या संसद में कानूनों की जितनी समीक्षा होनी चाहिए, जितनी स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्या वो हो पा रही है? अगर उदाहरण हम लें, इसी धारा का लें 66A का, तो आधे घंटे से भी कम समय में लोकसभा के जरिए पास कर दिया गया और राज्यसभा ने भी इस पर बहस नहीं की। यहाँ तक कि स्टैंडिंग कमेटी तक ने सवाल नहीं उठाए जो उठाए जाने जायज़ थे। तो क्या वाकई जो सवाल उठाने चाहिए थे संसद के जरिए और पिछले कई सालों से जिस तरह से हमने देखा अलग अलग मौक़ों पर इसका दुरुपयोग हुआ? अदालत ने साफ तौर पर यह कहा है कि आज के युग में जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ाद आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। क्यों अदालत वो काम कर रही है जो काम दरअसल एग्जीक्यूटिव का था? क्या वाकई जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है, जो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी है, वो कम हो रही है फिलहाल संसद में? हमारी जानने की कोशिश करेंगे, आंकड़ों पर भी निगाहें डालेंगे कि किस तरह से पहली संसद से लेकर और 15वीं लोकसभा तक, यानी पहली लोकसभा से लेकर अब तक कितना जो समय है वो अलग अलग बिलों को दिया गया है, बहस में दिया गया है। मेरे साथ तमाम वो खास मेहमान मौजूद हैं, तमाम वो स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं जिनसे इस पूरे मुद्दे का नाता जुड़ा हुआ है। बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं ये। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ अजय कुमार हैं, वो भी नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। मनीष छिब्बर हैं, सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स इंडियन एक्सप्रेस अखबार के। उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट सिर्फ इसी मुद्दे पर छापी है आज। और साथ ही मेरे साथ चक्षु रॉय हैं, हेड ऑफ आउटरीच PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, अगर इससे पहले कि हम असली मुद्दे पर आएँ, क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि उस वक्त में सन 2008 में जब ठीक पार्लियामेंट पे अटैक के बाद दिसंबर में ये बहस हो रही थी और हम जानते हैं कि किस तरह से उस वक्त आतंकवादी हमले को लेकर बहस हो रही थी, उस तमाम फ्रेंजी में ये मामला निपट गया या नई बहस हो पाई? ये वाकई ये एक पैटर्न है? देखिए, ये पैटर्न है, लेकिन अगर आप देखें, इतना महत्वपूर्ण विषय था। 2006 से लंबित था ये मामला। 2006 में पहली बार लोकसभा में ये मामला आया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई और आप 2 साल 3 साल एक विषय पे बैठ सकते हैं, तो 6 और महीने रुक जाते। ये मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों ऐसा होता है कि रिएक्शन में सडनली 26/11 के बाद गवर्नमेंट को सडनली लगा कि हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, और सोशल मीडिया से भी ज़्यादा जो न्यू एज मीडिया, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वगैरह। तो इन लोगों ने ये बिल, जो मेरी जानकारी में है कि लॉ मिनिस्ट्री में रातों रात उनको कहा गया कि ये अमेंडमेंट्स हम ला रहे हैं, अब इनको क्लियर कीजिए। तो इतनी जल्दबाजी की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि जो इतने साल से आपका एक मामला रुका हुआ था, आप उसको ले आए और किस तरीके से आपने पास किया है। तो संसद में एक भी विषय पे इसके अलावा 3 और बिल उस दिन पास हुए 22 दिसंबर 2008 को, एक भी विषय पे चर्चा नहीं हुई। आधे घंटे का टाइम, 21 मिनट का एक्चुअल एग्जैक्ट टाइम लगा है इस बिल पे। वो इसलिए लगा क्योंकि इसमें 13-14 अमेंडमेंट्स थे और हर अमेंडमेंट को जो मंत्री हैं दिन में सब पास हो रहा है। तो संसद का काम है हर विषय पे चर्चा करे। लेकिन मनीष, अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश की जाए, खासकर इस मामले में, कि शायद हम एक ऐसे देश बन गए हैं जहां जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है वही राष्ट्रीय हित का मुद्दा सबसे बड़ा माना जाता है, और शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम जिक्र करें, आज़ादी की हम बात करें, सोच की आज़ादी की हम बात करें, इसको शायद उतना क्रिटिकल या उतना क्रूशियल नहीं माना जाता, और इसी वजह से ये दब गया था मामला। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, सबसे पहली बार जब ये विषय आया कि हमको ऐसा एक अमेंडमेंट लाना है, वो इसलिए लाया क्योंकि उन दिनों बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे थे कि औरतों को एक SMS के ज़रिए मैसेजेस जाते थे जो वल्गर माने जाते थे। तो गवर्नमेंट को लगा कि जब पहली बार मिस्टर मारन वॉज द मिनिस्टर एट दैट टाइम, तब ये डिसाइड हुआ कि इसको रोकने के लिए, इससे लड़ने के लिए हमें ये एक लाना है। और उसमें आप देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा तो 26/11 के बाद आया ना विषय। बिल्कुल। सो आपने मेरा सबसे बड़ी चिंता है इस विषय पे, इन चीज़ों को लेकर ये है कि आप रिएक्शनरी क्यों हैं। आपके पास दुनिया भर का समय है, संसद के अंदर, संसद के बाहर। अगर आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, स्टेक होल्डर से बात करना चाहते हैं, तो आप करिए ना बात। इसका ये मतलब थोड़ा ना कि एक अटैक हुआ और आप सडनली
आप किसी चीज को ढाल बनाएंगे और ले आके आपने एक बिल पेश किया और बिना किसी चर्चा के आप उस बिल को पास करवा रहे हैं। जी चक्षु रॉय, ये बताइए कि जिस तरह से अदालत ने अब इसको सिरे से रद्द कर दिया है और जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट के और जो जो कमेंट्स हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण ये फैसला है उतना ये भी कि किस तरह से इसको पूरी तरीके से असंवैधानिक बताया और हमारे ही बीच ये कानून रहा, हमारे ही बीच इसके विक्टिम रहे इस कानून के। अभी 21-22 लोगों की लिस्ट जो है वो सिर्फ हमारे सामने है, लेकिन अभी ये भी खबर छपी है कि किस तरह से एक ख़ास राज्य में कितना दुरुपयोग इस कानून का हुआ। तो आपको लगता है कि अगर संसद में इसको ठीक तरीके से बहस इस पर होती, तमाम स्टेक होल्डर्स जमा होते, अगर एक पब्लिक डिस्कोर्स होता, तो शायद ये तस्वीर नहीं देखने को मिलती? मैं मनीष ने जहाँ पे अपनी बात छोड़ी मैं वहाँ से इस बात को उठाना चाहूँगा। देखिए, जब ये विधेयक 2006 में लाया गया था तो उससे पहले सरकार ने इस पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। जब एक्सपर्ट कमेटी ने इसका ड्राफ्ट बिल देखा था तो उसमें ये जो प्रावधान है वो नहीं था, 66 था, 66A नहीं था। तो उस एक्सपर्ट कमेटी में इंडस्ट्री के लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, सरकार के लोग थे, तो उस पर कोई फीडबैक नहीं आया। ठीक है, मनीष ने कहा कि बिल पार्लियामेंट में आया, स्टैंडिंग कमेटी ने देखा, स्टैंडिंग कमेटी ने भी उस खास एक उस पर अपनी राय नहीं दी। अब हमें 2-3 चीज़ें सोचनी की। हम एक तो संसद को ये कह सकते हैं कि भाई संसद ने अपना काम ठीक से नहीं किया, हो सकता है वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि क्या हमने संसद के हाथ सशक्त किए, क्या हमने अपने संसद सदस्यों के हाथ सशक्त किए, ये देखने में कि ये एक टेक्निकल विषय था। ठीक है, अब इस टेक्निकल विषय में क्या संसदीय समिति के पास वो पूरी चीज़ें थी, वो एक्सपर्ट्स थे जो कि उन्हें बता सकते थे कि भाई इसमें इसके क्या क्या खामियां थी हैं, इसमें क्या क्या बदलाव लाए जा सकते थे। तो वो एक कमी है। दूसरी ये कमी है कि हम लोगों ने मेरे ख्याल से कानून जो जिसे मनीष रिएक्शनरी कह रहे हैं, मैं उसे एक और रूप देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से हमने कानून बनाने की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा मैकेनिकल कर दिया है कि अगर कुछ भी होगा तो अगर कानून बना देंगे तो वो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और हर चीज़ पे हम लोग कानून बना देते हैं। वो कानून की मंशा और वो किस तरह से कानून वो ज़मीनी तौर पर काम करता है, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं और वो हम कभी नहीं देख पाते। तो जब तक हम पब्लिक फीडबैक जिसकी आप बात कर रही थी, कंसल्टेशन जिसकी आप बात कर रही हैं, लेजिस्लेटिव प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, उन सारे मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो ये रिएक्शनरी अप्रोच रहेगी। लेकिन चक्षु रॉय, इसके अलावा दलील दी जा रही है, पब्लिक डिस्कोर्स जाहिर है इस बात की वकालत हर कोई करेगा और ये भी कहेगा कि डिबेट होनी चाहिए, लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका ये भी है कि कहीं ना कहीं कभी कभी जो मीडिया जनित मुद्दे होते हैं, जो मीडिया जनरेटेड मुद्दे होते हैं, कभी कभी हमारी संसद पर वो भी हावी हो जाते हैं और जो असली मुद्दे हैं, जो कोर इशूज़ हैं, वो भटक कर साइड में आ जाते हैं। क्या इस बात से आप अग्री करेंगे कि वाकई डिस्कोर्स तो होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो, किस डायरेक्शन में ये हो? देखिए, शुरुआत इस तरह से हो कि जो भी सरकार हो और जो भी हमारे संसद सदस्य हों, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, वो ये देखें कि क्या हम अपने देश की पॉलिसियाँ सिर्फ मीडिया डिस्कोर्स पे करना चाहते हैं या फिर हमारा उसका एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। मीडिया एक बहुत ही अच्छी चीज़ करता है, वो ये करता है कि कोई ज्वलंत इशू है उसको वो हाईलाइट कर देता है, बट वो सारे तो इशू नहीं हाईलाइट कर पाता। कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरी हों। तो हम जब भी कोई भी कानून बनाते हैं, खास करके वो काफ़ी लंबे समय के लिए बनता है। हमने आईपीसी बनाया, हमने लैंड एक्विजिशन बनाया, 50-60 साल तक वो कानून रहेंगे। तो कानून बनाने में हमें एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए और वो प्रोसेस सैक्रोसैंट होना चाहिए। आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल पास किया, वो भी 40 मिनट में पास हो गया था। ठीक है, तो कानून एक बनाना एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, उसमें सोच है, समझ है और उसके आगे उसका कैसी तरह से उपयोग किया जाएगा ये सोचना है। बिल्कुल, और नहीं तो हम ये पहली बार ऐसी स्थिति नहीं आएगी, हो सकता है अगली बार भी ऐसी। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि शायद सरकारें 5 साल के लिए होती हैं, लेकिन जो कानून है वो तो 50-100 साल के लिए बन जाते हैं। और शायद इस तरफ जो है वो ध्यान अदालत ने भी हमारा दिलाने की कोशिश की है। जब सरकार के जरिए कहा गया कि हम इस बात का वादा करते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि सरकारें तो आनी जानी है, लेकिन इस बात की कैसे गारंटी ली जा सकती है कि जो अगली सरकार आएगी वो सरकार इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। अजय कुमार जी, ये बताइए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कपिल सिब्बल साहब जो हैं वो इसके पिता हैं इस 66A के, लेकिन फिर ये भी कहा गया कि शायद वो नहीं है बल्कि दयानिधि मारन के वक्त में इसको शुरुआत की गई और ए राजा जो हैं उनके वक्त में इसमें आखिरी ठप्पा लगा। चलिए, ये तो बात रही अलग अलग नेताओं की, लेकिन जो एक लीडरशिप का रोल था बहस कराने का इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जहां देश कितना सोच सकता है, कहां तक सोच सकता है, किस तरफ सोच सकता है, इसको बहुत हल्के में लेकर पास कर दिया गया आपकी सरकार के दौरान। देखिए अफसर जी, जैसे कि चक्षु जी और चिब्बर साहब ने भी उस बिंदु पर कहा कि हम लोग के जो
रिएक्शनरी पॉलिटिक्स जो हो रही है, और संसद में क्या होता है कि कोई घटना के बाद जो है, क्योंकि पार्लियामेंट कानून पास करते हैं तो तुरंत जो ऑटोमेटिक रिएक्शन है कि अच्छा घटना हुई है तो एक कानून पास किया जाए, उस तरह का रिस्पॉन्स, क्योंकि बहुत सारे घटना में कानून पास करने की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक कहा कि एक तो खराब कानून। लेकिन अगर उस वक्त के यूपीए की सरकार के समय जो नियत और मनसा आप देख लीजिए, और न्यायाधीश नरीमन साहब का भी जजमेंट में वो मेंशन है कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करना आवश्यक है, और अलग अलग सेक्शंस थे उसमें 66A तो है ही, लेकिन 69A को उन्होंने ठीक ठहराया, 79 को भी ठीक ठहराया। एक पार्लियामेंट में हमने भी देखा था कि स्टैंडिंग कमेटी में जब डॉक्यूमेंट जाते हैं तो उस तरह का जो एक्सपर्टीज है, पब्लिक फीडबैक लेना, वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। उस तरह का कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाते हैं बट सिस्टम के मुताबिक नहीं बनाते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स उस कमेटी में, हर कमेटी में सपोर्ट करने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये जरूर पार्लियामेंट को अभी सोचना पड़ेगा कि अगर हम जब स्टैंडिंग कमेटी में किसी कोई भी लॉ को जो है अध्ययन के लिए भेजते हैं तो हम लोग उसको जो एक्सपर्ट कमेटी, पब्लिक फीडबैक और टाइम बाउंड वे में सबके, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस के बीच में अगर ये चर्चा आप करिएगा तो चक्षु जी ने ठीक कहा था कि उस तरह का जो अगर एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज तो है नहीं। हम ये भी कहते हैं कि जिस अगर 66A में मैं यहाँ पर संबित भी उपस्थित है इस डिस्कशन में, कि जो शब्दों की प्रयोग हुई थी जैसे कि एनॉयंस वगैरह जो है, उसमें दुरुपयोग करने की काफी संभावना थी, और आपने देखा था कौन कि सी बात किसको नाराज कर दे पता ही नहीं है। और उसमें जो हम सहमत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम स्वागत करते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि 66A में जो है वो शब्दों की, और ये बीजेपी कांग्रेस के लिए तू मैंने की बात हम करना भी नहीं चाहेंगे कि उसमें जो है स्कोप था मिसयूज का, और ऑन द ग्राउंड, और यूपीए सरकार ने उसको कंट्रोल करने के लिए सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के हाथ से निकाल करके इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तक पहुंचाए। लेकिन ये बात सही है कि कानून काफी कमजोर थी, इंटरप्रिटेशन और मिसयूज होने की वल्नरेबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये याद रखिएगा कि अगर कोई कानून कमजोर है या शब्दों के जो है या डिस्क्रिशन ज्यादा है तो उसको कहीं ना कभी आप आदमी का नियत के ऊपर इतना निर्भर होना उचित नहीं है। उसको मिसयूज होना, वो मिसयूज होगा किसी न किसी समय से, कोई खराब आदमी करके आकर उसको मिसयूज जरूर करेंगे। इसलिए कानून को सिंपल होने की आवश्यकता है, और डिस्क्रिशन का जो जगह हमारे कानून में जो है, और हर कानून में, सिर्फ आप 66 तो छोड़ दीजिए, बाकी कानून में भी जहां पर डिस्क्रिशन है, पदाधिकारी हो या नेता को, तो वहां पर कहीं न किसी दिन तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना। लेकिन अजय कुमार जी, ये नहीं लगता कि शायद उस वक्त सरकार की मंशा या सभी सरकारों की होती है, लेकिन खासकर ये कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल है कि क्या उस वक्त ये दिखने की एक ख्वाहिश थी कि हम कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ किया है? तो जिस तरह से अभी चक्षु जी कह रहे हैं कि चूंकि हम कुछ करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, 50 साल के लिए कोई रोड मैप नहीं है तो चलिए आज एक कानून बना देते हैं, क्या कुछ करते हुए दिखने की ये एक मंशा बजाय इसके कि वाकई करना है? नहीं, देखिए, इस कानून से जैसे कि महिला के ऊपर दुर्व्यवहार, उस तरह का जो है रोक लगाने के लिए, देखिए सोशल मीडिया एक इवॉल्विंग लॉ था। ये पब्लिक डोमेन में है कि एक ब्रिटिश लॉ को लेकर के हम लोग ने जो है वर्ड टू वर्ड उसको लागू किया है। सिर्फ सज़ा के मामले में वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के ब्रिटिश कानून में हमको जो याद है कि वो बेलेबल है, और सज़ा जो है 3 महीने का है, इसमें जो है 3 साल का है, तो बाकी प्रावधान करीब करीब बराबर है। तो कुछ दिखाने जब उस एक इवॉल्विंग सिचुएशन जो सोशल मीडिया में है, या आप देख लीजिएगा, और छोटा आप 1-2 मिनट आपका टाइम और एक्स्ट्रा लूँगा, जैसे कि 69 सेक्शन अगर देख लीजिएगा, वो आपके जो सर्च ये वेबसाइट्स के बैनिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो सोशल मीडिया में जब कानून इवॉल्व हो रही है तो आपको हर समय कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद आपको जरूर लगेगा कि जो कुछ शॉर्टकमिंग्स है, लेकिन कानून बनाना आवश्यकता है। सोशल ये भी कहा जाता है कि कानून और टेक्नोलॉजी के बीच की ये लड़ाई है कि टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, कानून उसको जो है वो उसकी रफ्तार को नहीं थाम पा रहा है। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नियत उस वक्त स्पष्ट थी, मनसा ये स्पष्ट थी कि पब्लिक इंटरेस्ट को रखा जाए, लेकिन अदालत ने कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट होने के बाद भी आप आजाद आवाज को, फ्री स्पीच को नहीं दबा सकते। सहमत है, और उसमें और हमें अफसोस है कि जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है,
वो खेदजनक है और चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वागत करते हैं। समित पात्रा, आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। इस पूरे माहौल में देखते हुए जिस तरह से रिएक्शन आए हैं बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सरकार ने इसमें मदद की है दरअसल अदालत की कि 66A है जो है वो रद्द किया गया, जैसे सरकार की भी कोशिश शामिल है। हालांकि असली तस्वीर ये है कि दरअसल सरकार इस रास्ते में खड़ी थी। एक एफिडेविट के जरिए साफ तौर पर यह कहा गया कि हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और उसको रिटेन कर लिया जाए। एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी उस दौरान, उसमें रविशंकर प्रसाद जो फिलहाल हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, टेलीकॉम और आईटी मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त मेंबर थे। उन्होंने भी अपनी फिक्र जाहिर नहीं की स्टैंडिंग कमेटी के दौरान। इसमें आपकी पार्टी का क्या ओपिनियन है और आप किस तरह से लेते हैं? पहले मैं जनरलाइज्ड विषय को रखूंगा जो अभी डिस्कशन चल रहा था, फिर स्पेसिफिक्स पे आता हूँ। जनरल कि क्यों ऐसा होता है पार्लियामेंट में कई बार कि कुछ कानून कुछ विधेयक कानून बन जाते हैं और उसके बाद उनकी खामियों को कोर्ट हमें दिखाती है और हम जान नहीं पाते हैं जब उस पर हम डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, इसमें एक बड़े अच्छे फ्रेज का यूज़ किया था अरुण जेटली जी ने हाल फिलहाल में ही, एरोगेंस ऑफ नंबर। चाहे किसी का भी समय हो, मैं इसका राजनीतिकरण करते हुए नहीं कहूँगा, राजनेताओं को और ख़ास करके जब वो पार्लियामेंट में बैठे हों, दे शुड नॉट बी एरोगेंट ऑफ नंबर्स कि हमारे पास संख्या है तो हम किसी भी कानून को पारित कर सकते हैं। जब ऐसी सोच आ जाती है तब देश का हित आगे नहीं रहता है, अपने पार्टी का हित और व्यक्तिगत हित पहले रहता है। दूसरा, एक शब्द प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया था हाल फिलहाल में जब वो लैंड एक्विजिशन बिल पर बोल रहे थे, वो शब्द हिंदी में था आनन फानन, इन अ हरी टू गेन। बहुत जल्दबाजी में आप देखेंगे जब चुनाव आ रहे होते हैं तो जल्दबाजी में कुछ कानून बनाए जाते हैं ताकि कुछ हमें मिल जाए, और वो चीज जो हाथ से छूट रही होती है उसको कैसे पाया जाए। आपको ध्यान होगा ए राजा इसके हेड भी बने थे, और उस समय जो कांग्रेस के हाथ से, मैं राजनीतिकरण करूंगा थोड़ा सा, देखिए उस समय जो कांग्रेस के हाथ से छूट रही थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इज्जत भी थी। जो करप्शन का केस उनके सामने आ रहा था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर की, इसके लिए जो प्रचार सोशल मीडिया में हो रहा है उसके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कोलगेट का मामला नया नया आ रहा था, चुनाव में जाना था, आपको याद होगा फार्मर वेव के लोन वेवर के ऊपर भी किया गया था। उसके पश्चात हमने रियलाइज किया कि उसका भी क्या हश्र हुआ कि दिल्ली और चंडीगढ़ के फार्मर जो किसान खेती नहीं करते हैं उनको सबसे बड़ा वेवर दे दिया गया। तो आनंद फानन में बहुत गलतियां हो जाती हैं। तीसरा है द एरोगेंस ऑफ नॉट टू कोर्स करेक्ट। यहां मैं एक स्पेसिफिक पे आऊंगा। आपको याद होगा जो कोर्ट ने कल कहा है, एग्जैक्टली वर्बैटिम मैं कहूंगा विद ऑल ड्यू डिलिजेंस, कि अरुण जेटली जी ने उन शब्दों को लेकर, ग्रॉस ऑफेंसिव, मिनेसिंग कैरेक्टर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनिमिटी, इल विल, बिकॉज वो एक बहुत जाने माने वकील हैं, उन्होंने राज्यसभा में इन शब्दों के लिए वही कहा था कि ये एम्बिगुअस है, दे आर ग्रे एरियाज, दे आर नॉट डिफाइंड, बहुत लार्ज स्कोप छोड़ा है, किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। तो उस समय अगर एरोगेंस को साइड में रख के हम कोर्स करेक्ट करते तो आज हमें कोर्ट नहीं समझाता। ये सभी पार्टियों के लिए। लेकिन पिछले 10-11 महीने में वो बदलाव, वो तब्दीली, अगर आपकी सरकार इस बात पे विश्वास रखती तो पहली बात एज ऑपोजिशन इस बात को उठाती, अपने ऑपोजिशन को दर्ज कराती। रविशंकर प्रसाद वहां पर मौजूद थे, उनकी उपस्थिति का क्या फायदा हुआ, और फिर अदालत में क्यों एफिडेविट दिया गया कि हम इसे रिटेन करना चाहते हैं और हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। स्पेसिफिक्स में मैं आता हूँ। देखिए मेरे पास वो एफिडेविट भी है जो हमने सरकार ने दिया था कोर्ट में। उसमें हमने A to E 5 क्लॉज हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जो पहले नहीं था। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं उधर 3 लाइन पढ़ दूं आपको। Since it is the case of central government that if any of the provisions are offending the freedom of speech and expression, the central government do not defend that part of provisions. बहुत स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं ऑफेंड किया जाता है 66A में, कोर्ट को ऐसा लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और एक क्लॉज में पढ़ देता हूँ, बहुत क्लैरिटी इससे रहेगा। उसमें यह है, to bring it on record that usage of cyberspace either by social media or otherwise is not even remotely intended to be curtailed either totally or partially at insistence of Union of India, and the penal provisions contained in the act requires to be interpreted and understood strictly in context of Article 19(2). कोर्ट को हमारी सरकार ने कहा कि 19(2) का जो प्रावधान है कि ये जो 7 क्लॉज है उसको हमें रिस्ट्रिक्शन के, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के रूप में देखना चाहिए, उससे बाहर आप कुछ उसी के अंदर आप जो भी करना है निर्णय दें। लेकिन सरकार ने फिर भी साफ जो अपनी स्थिति है सरकार की वो ये नहीं है कि वाकई 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार का ये ऑब्जर्वेशन नहीं था। लास्ट थोड़ा सा पढ़ दूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ टेक्निकल ही रहूं। अब देखिए मेरे पास जजमेंट की प्रति है। जजमेंट में आप 93 वाला सेक्शन पढ़ें सिविलिटी का, जिसमें कोर्ट कहती है द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑन दिस स्कोर इज रिप्रोड्यूस्ड बाय अस वर्बैटिम। क्या कहती है सरकार?
Furthermore, it is respectfully submitted that in the event of Honorable Court not been satisfied about the constitutional validity of either any expression, partially or a part of the provision, the doctrine of severability as enshrined at Article 3 must be restored to. अगर कोर्ट को लगता है कि 66A में किसी प्रकार की कोई खामी है, तो पार्शियली या संपूर्ण रूप से उसे खारिज कर दिया जाए। और इसमें से इतना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय जी भी और साहब भी ठीक कह रहे हैं कि हमने कहा था कि गाइडलाइंस हम दे देंगे और हम उसको फॉलो करेंगे और इसको, तो कोर्ट ने कहा हाँ आप गाइडलाइंस दे सकते थे, इवन दिस इज अ ऑप्शन, बट कोर्ट कैन नॉट ओवरराइड इट्स ओन आर्ग्यूमेंट व्हिच इट हैड गिवन प्रीवियसली। कोर्ट ने एक समय थोड़ा सा कम होगा मेरे पास, और भी सवाल लेना चाहती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि संसदीय समीक्षा की है वो उठाना चाहती हूँ। एक बात का जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं कोर्ट को इन्होंने कह दिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, हमने रिपोर्ट भी किया कि अगर कोर्ट को लगता है कोई इस चीज में अगर खामी है आप उसको स्ट्राइक डाउन कर दीजिए। एक तरफ इसी गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर्स वो जगह जगह पे और संसद के बीच में भी बहस के दौरान ये बोल चुके हैं कि कोर्ट अपनी जो सीमा है उसका उल्लंघन करती है, बार बार करती है। फिर और जो काम आप लोगों का करने का है वो आप कोर्ट पे क्यों छोड़ना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं जो भी काम क्वेश्चन लगेगा वो तो कोर्ट करे, जिससे आपको वोट मिलेंगे, वो आप करना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप ये उठा रहे हैं। लेकिन अजय जी, मैं इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं ये जरूर बात, ये डेटा जरूर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो लोकसभाओं का फर्क है, पहली लोकसभा में जो उत्साह था एक नए आज़ाद मुल्क में, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे हम अपनी आज़ादी को, अपने गणतंत्र को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड करने लगे कि ठीक है जो हमें मिला है अच्छा है, क्यों हमने इंप्रूव नहीं किया। 15वीं लोकसभा में अगर हम ये देखें, मैं लेजिस्लेटिव एक्टिविटी की बात कर रही हूँ जिसमें बहुत गिरावट आई है। 15वीं लोकसभा का अगर हम जिक्र करें, इसमें काफ़ी गिरावट सबसे ज़्यादा देखी गई है। पहली लोकसभा में 49% टोटल टाइम था जो डिबेट पे खर्च हुआ था, डिबेटिंग लेजिस्लेशन पे खर्च हुआ था। इसके अलावा फिर 28% ये हो गया था दूसरी लोकसभा में, यानी कि आप सीधे देखिए ऑलमोस्ट पूरे के पूरे जो है आधी गिरावट आ गई थी दूसरी बार में ही। और 15वीं लोकसभा में ये सिर्फ 23.79% बचा है। यानी कि इंटरेस्ट आप ये देखें, जिस तरह से मनीष बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि अलग अलग जब लोकतंत्र के खंबे हैं तो उनमें जब हम आउटरीच का हम जिक्र करते हैं, हम ओवररीच की हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कभी कभी अदालतें एक्टिविस्ट का काम करने लगती हैं, ये मौका सरकारें क्यों देती हैं? और सबसे बड़ा जो इसका आरोप है वो कांग्रेस पार्टी पर। देखिए 15वीं लोकसभा में तो हम शामिल, तो इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अहम रोल रहा ऑब्स्ट्रक्शन में। अब जूते दूसरे पैर पर है तो बोलते हैं कि पार्लियामेंट को चलनी चाहिए। दूसरी बात है, अगर आनन फानन में कानून है तो जिस जोश से संबित जी बता रहे थे, अगर आप फूड सिक्योरिटी बिल को देख लीजिए, उसको जो है आप 2 साल में स्पेशल 2 साल में हर एक स्टेक होल्डर से चर्चा हुई, और जो वर्तमान कानून जो लाए थे भारतीय जनता पार्टी वो तो आनन फानन में लाए थे। दूसरी बात है कि ये IT एक्ट के जो अमेंडमेंट थे वो कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो इवॉल्विंग लॉ था। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो जो है वो उस तरह का जो गलत दुरुपयोग हो रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो एक सरकार का प्रयास था और हम ये भी स्पष्ट कहते हैं। लेकिन भारतीय और संबित पात्रा जी ने पूरा अपने डिफेंस में पूरा जजमेंट को निकाला, लेकिन मैंने कहा कि आज के एक राष्ट्रीय अखबार में भी डिटेल्स है, क्योंकि एक चीज़ है आज की दुनिया में सब चीज़ लिखा पढ़ी में मिल जाती है। बार बार अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपका कोई हक नहीं है इसी बिंदु पर कि ये लेजिस्लेचर का दायरे में आता है और आपको जो है 68(6)A में चर्चा करने की जो है सुप्रीम कोर्ट का एरिया में नहीं, डेफिनेशन में नहीं है। उनके आर्ग्यूमेंट्स थे लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी। फिर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने कहा कि हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ले आएंगे। फिर कहा कि हम सुनिश्चित कर लेंगे कि कानून रहे लेकिन फ्री स्पीच पर कोई रोक नहीं होगी। तो ये सब जो है उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था कि ये सेक्शन रहे। तो अभी जो है वर्तमान में जो कोशिश की जा रही है हमारे मित्र के माध्यम से कि ये चैंपियन है, ये इतनी विरोधाभास है कि हमको क्योंकि ये सब चीज उपलब्ध है रिकॉर्ड में कि क्या क्या डिफेंस किया गया अटॉर्नी जनरल से। तो मैं तो देश को गुमराह करने का तो आरोप नहीं लगाऊंगा, बट ये जरूर कहूंगा कि कम से कम स्पष्ट, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम करेंगे, वेगनेस को हम उसको डिफाइन करेंगे
और मैंने कागज आज के एक राष्ट्रीय अखबार से उठा कर ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करेंगे कि किस किस तरह के, लेकिन ये 66A को रखा जाए। समय थोड़ा सा मेरे पास कम है, लेकिन हम लोग का कहना है कि गलती हुई है, आपने अपना काउंटर पॉइंट रखा जरूर, लेकिन मैं उस दिन की भी कामना करूंगी जबकि जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक चुनावी मुद्दा बन जाए, सोसाइटी हमारे एक ऐसे स्तर पर जाए जब बने वाकई इसको भी एक राजनीतिक मुद्दा माना जाए। इसके अलावा समित पात्रा मैं आती हूँ, चक्षु जी आपकी तरफ भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब के प्रधानमंत्री, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने जब 66A को लेकर लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी, तब उन्होंने एक अच्छा स्टैंड लेते हुए अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर थी उसको भी ब्लैक कर दिया था, उसको भी हटा दिया था इस विरोध में कि मैं इसके अगेंस्ट हूं। तो जब वो अपोजिशन में थे तब वो अगेंस्ट थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आप अदालत में एफिडेविट देते हैं जिसका जिक्र अजय कुमार भी कह रहे हैं। देखिए, कोई स्टैंड में चेंज नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है अदालत में हमने क्या कहा। अदालत में हमने कहा कि आप अगर 66A का पार्ट भी या 66A को आप खराब मानते हैं, हटा दिया जाए, हमें आपत्ति नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हम गाइडलाइंस लेके आते हैं, आप हमें अलाउ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये एक ऑप्शन है, गाइडलाइन लेके आ सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट नहीं। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण विषय याद दिला दूं, 1950 में पहला केस सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे सुना था और आखिरी केस 2005 में सुना। वैसे कल सुना, मगर कल से पहले आखिरी केस 2005 में सुना है। लॉट हैज चेंज बिटवीन 2005 एंड 2015। तो इस सरकार ने वो सारा अंतर्राष्ट्रीय जगत के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कोर्ट के सामने रखा कि दिस इज द बाउंड्री विद इन विच द इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज मूविंग। ये हम आपको सबमिट करते हैं, आप निर्णय करिए। कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इस बाउंड्री को देख के करेंगे। कोर्ट ने उसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा आप गाइडलाइन लाइए, ऑप्शन है, मगर हमने पहले एक जजमेंट दिया है जिसमें हमने कहा था इफ द लॉ इज फॉल्टेड एट द ओरिजिन देन restrictions at the end will not be seen। लेकिन इसलिए तो आपको पार्टी विद रेफरेंस कहा जाता है, इसलिए तो कांग्रेस पार्टी को हराकर जनता ने बीजेपी को वोट दिया। अगर स्टेटस को ही बनाना होता। मैं तो सिंपल बता रहा हूं कि 22 लोगों की जो लिस्ट है, जो 2 बच्चियां गिरफ्तार हुई महाराष्ट्र में से लेके जो फेसबुक में आजम खान के कारण जो लड़का अरेस्ट हुआ है 4 दिन पहले, आप इन लिस्ट को निकाल दीजिए, कितनी किसकी सरकारें थी, उसी से मालूम पड़ जाएगा किसकी मनसा क्या था। हालांकि प्रिया पिल्ले का मामला भी इसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है कि अब इस प्रिया पिल्ले 66A में तो नहीं था, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला फिर भी था। नहीं प्रिया पिल्ले वाला विषय पूरा अलग है, मैं इसमें मिलाते नहीं। चक्षु रॉय, आखिरी बात आपसे ये बताइए कि फिलहाल 15वीं लोकसभा का भी जिक्र कर लें तो 35% जो है वो टोटल बिल जो पास हुए हैं वो 1 घंटे से कम समय में डिबेट होकर पास हुए हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिल भी हैं। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2011 तक का बिल भी शामिल है, जिसमें 20 मिनट भी चर्चा नहीं हो पाई। बिल्कुल संक्षेप में मुझे बताइए कि क्या तरीका है इन स्टूडियो की बहसों के अलावा कि हम वाकई संसद को इस बात के लिए एनकरेज कर सकें, बढ़ा सकें आगे कि बहस होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है उसके बिना कोई बिल पास ना हो। संसद का समय बढ़ाया जाए। हमारी संसद मुश्किल से 60 से 70 दिन बैठती है एक साल में। बाकी सभी संसदें 150 से 160 दिन बैठती हैं। अगर संसद के पास ज़्यादा समय होगा तो हो सकता है संसद हर विषय को उतना समय दे पाएगी। हमारे यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज़ का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बना है, 1990 में शुरू हुआ था। उन स्टैंडिंग कमेटीज़ को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। सोमनाथ चैटर्जी जब पिछले 14वीं लोकसभा में स्पीकर थे तो उन्हें कहा था कि भाई ये स्टैंडिंग कमेटीज़ बहुत ही टेक्निकल काम करती हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स देखती हैं। हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास एक्सपीरियंस बहुत है, बट जैसे अजय जी कह रहे थे एक्सपीरियंस और टेक्निकलिटी अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो जो टेक्निकलिटी एस्पेक्ट है उसको कैसे लाया जा सकता है संसद के अंदर। तीसरी चीज़ थोड़ी सी पॉलिटिकली कंटेंशियस है, बट हम लोगों के पास एक एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि मजबूर करता है हमारे संसद सदस्यों को कि वो हमेशा पार्टी विक के हिसाब से वोट करें। कई लोगों ने हमारे उपराष्ट्रपति जी ने और काफ़ी सारे संसद सदस्यों ने कहा है कि एंटी डिफेक्शन का लॉ और पार्टी की विप सिर्फ उस समय अप्लाई हो जब सरकार खतरे में हो। उसके अलावा बाकी जो भी कानून पास हो रहे हैं उसमें हर संसद सदस्य अपनी मर्जी से वोट कर सके। तो अगर ऐसी 3-4 चीज़ें कुछ लाई जा सके जो कि हमारे संसद सदस्यों का हाथ सशक्त कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चक्षु जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें की हैं और शायद इन रिमार्क्स के साथ हमें कंक्लूड भी करना होगा। मनीष, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन समय बिल्कुल समाप्त हो गया। एक वाक्य में कहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक गवर्नमेंट बार बार कहती है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन होनी चाहिए कि आप बिल को फाइनल करने से पहले आम आदमी से पूछिए। बिल्कुल
जी हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है मनीष शिबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चक्षु रॉय, अजय कुमार और संबित पात्रा। तो साफ तौर पर शायद ये कदम जो है अदालत का ये बता रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, एग्जीक्यूटिव को, सरकारों को उठकर खड़ा होना होगा। शायद जो प्रोएक्टिव रोल जिसका जिक्र हो रहा है कि इससे पहले के मामले अदालत में जाएं, आम नागरिक जो हैं वो इंसाफ के लिए अदालत में जाएं, ये काम संसद का है, संसद को ही करना होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।